नमस्कार बच्चों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे नए बैच में, जिसमें आज हम एनडीए के आयोटा 2.0 के लिए पीवाईक्यू लगाएंगे। किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि ये किस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज जो हम क्लास कर रहे हैं इसमें इसमें 2022 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नई क्लास। पहला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवा का गठन किसने किया था? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खान, एम ए जिन्ना और एम मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक। खिदमतगार जो ये शब्द है, ये पेशावर के आसपास का क्षेत्र में यूज किया जाता है, खुदाई खिदमतगार। इसके संस्थापक जो थे खान अब्दुल गफ़ार खान थे। ठीक, खान अब्दुल गफ़ार खान 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी खान अब्दुल गफ़ार खान ने। ये पठानों के उत्थान से संबंधित एक संगठन था इनका, कि पठानों को रहन सहन और सभ्य बना रहे थे ये, तो उसके लिए इन्होंने शुरू किया था 1929 में। तो खुदाई खिदमतगार ये संगठन कब शुरू किया गया था? 1929 में। इस संगठन की एक और ख़ास बात है, 1930 में एक पेशावर कांड हुआ था, जिसमें ये बोला गया, एक चंद्र सिंह गढ़वाली थे, सेना नायक थे, कोई सिपाही, उन्होंने इन पर बंदूकें चलाने के लिए बोला गया जब ये पेशावर के आसपास पहुँचे अपने क्षेत्र पे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उन्होंने बंदूकें चलाने को मना कर दिया। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। पेशावर कांड, जो पेशावर कांड है वो 1930 में हुआ था, अप्रैल 1930 में। तो पेशावर कांड जो है खुदाई खिदमतगार से ही संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेशावर कांड बोलते हैं इसको। ये हुआ था अप्रैल 1930 को। ठीक, पेशावर कांड अप्रैल 1930। इसके जिस सिपाही ने मना किया था उसका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। ये गढ़वाल रेजिमेंट होती है ना, जैसे हम लोग में रेजिमेंट बनी होती हैं सिपाहियों की, तो वैसे ही गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका मूल नाम जो था चंद्र सिंह भंडारी था। महात्मा गांधी ने इनको गढ़वाली उपनाम दिया था, तो गढ़वाली जो है उपनाम है इनका। ठीक है, चंद्र सिंह भंडारी नाम था इनका मूल नाम, और गढ़वाली जो था गांधी जी ने इन्हें दिया था। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली नाम से संबोधित किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक, चाहे तो मैं इसको लिख देता हूँ, एक और बना लेते हैं एरो। महात्मा गांधी ने गढ़वाली नाम से संबोधित किया। डॉट। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? पेशावर कांड अप्रैल 1930 में हुआ, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। इन्होंने क्या किया कि जो आंदोलनकारी थे खुदाई खिदमतगार के, उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था इन्होंने। तो महात्मा और चंद्र सिंह गढ़वाली ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। ठीक है, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये बात याद रखने की चीज़ है, आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में, उसमें भी भाग लिया था। और इनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था।
महात्मा गांधी ने गढ़वाली नाम से इन्हें संबोधित किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी? औपचारिक, इस प्रश्न पर विचार करना कि ये औपचारिक पूछ रहा है, ना कि वास्तविक। औपचारिक और वास्तविक में जमीन और आसमान का अंतर होता है। औपचारिक का मतलब है शुरुआत, और वास्तविक का मतलब है कि स्थापित हो जाना कहीं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह में तो अंग्रेज काफ़ी समय से बढ़ चुके थे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन आप अपने आप ही टर्मिनेट कर सकते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अफगान और मराठों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली वाला। ठीक, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह हुआ था 14 जनवरी 1761 में। ये तारीख में महत्वपूर्ण है। पानीपत के तीनों ही युद्ध महत्वपूर्ण हैं, और जो औपचारिक नींव पड़ी थी वो पड़ी थी प्लासी के युद्ध में। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक, ये हुआ था 1757 में, सॉरी। सौ 57 में। ठीक, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध अगर प्रश्न पूछा जाता कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी, तो उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। ठीक है, औपचारिक कह रहे हैं, वास्तविक नींव पड़ी। ठीक है, सॉरी। अगर प्रश्न आ जाए कि ब्रिटिश राज की वास्तविक नींव कब पड़ी, तो बक्सर के युद्ध से पड़ी। बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1762 में। ठीक, प्लासी के युद्ध के करीब 100 साल बाद विद्रोह हुआ था 1857 का, देख लीजिए। तो ये तारीख भी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक, दूसरा युद्ध कब हुआ था ये आप बताइए, और ये तीनों को याद भी रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करना है और उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम प्रारंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित में से कौन है बताना है। तो कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना सबसे लास्ट में, ये बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और गांधी इरविन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बारदोली के किसान आंदोलन और खेड़ा में किसान आंदोलन। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले हुआ खेड़ा में किसान आंदोलन। ये गांधी जी वाला है। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा एक तालुका है, वो है गुजरात में। तो खेड़ा किसान आंदोलन हुआ 1918 में। ठीक, 1918 में। फिर उसके बाद हुआ बारदोली में किसान आंदोलन। ये कब हुआ? 10 साल बाद, 1928 में। बारडोली भी गुजरात में है, 1928 में। इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, बारदोली किसान आंदोलन कॉमा करके लिख देते हैं, सरदार भाई का ये थोड़ा बड़ा हो गया, भाई पटेल।
और खेड़ा में कॉमा करके लिख देते हैं गांधी जी। ठीक। अब बचे दो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। तो अगर 4 और 3 ऑप्शन आपको आ रहे हैं और दूसरे नहीं आ रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या क्रम बन रहा है ऑप्शन में। तो 4 और 3 तो हो गए, 1918 1928। हाँ, ये हो सकता है कि वो दोनों इसके पहले भी हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल रहता है क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन सबको पता है कि 1931 में हुआ था और गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था। अब इसमें आगे पीछे अनुक्रम में दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन बड़े सरल दिए गए हैं, इसलिए ये अनुक्रम गलत नहीं हो सकता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 में हुआ था। और इसी समझौते के आधार पर यह कहा गया कि महात्मा गांधी जो हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसके बाद हुआ। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे ये सब, ये समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर के आसपास की तारीख में हुए थे। तो ये नवंबर और दिसंबर के बीच की तारीख है, तो इसको मैं लिख देता हूँ नवंबर और दिसंबर 1931। कुछ सितंबर अक्टूबर, कुछ सितंबर में भी हुए हैं, नवंबर दिसंबर 1931। ठीक है, अधिकतर सम्मेलन हमें लगता है नवंबर दिसंबर 31 में ही हुए हैं। ठीक है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तीसरा कब हुआ? 1932 में। ठीक, 30 31 32। गांधी इरविन समझौता जब हुआ उस समय भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था, जो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था 1930 में, और 34 में वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 3 1। तो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस पे विचार करते हैं। क्या इनके विकल्प हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका क्रम पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन तो 100% सही है कि वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा। केरल के पास का क्षेत्र है कालीकट। और दूसरे क्वेश्चन पे विचार करना पड़ेगा क्योंकि पहला दूसरा तो पूरा सही है, सबको पता होगा। 14 मई 1498 के आसपास पहुंचा था ये, गर्मियों में बिल्कुल। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उनके पहले कौन आया भारत? सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद आगमन क्रम पहले देखते हैं, फिर इसका उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो आगमन क्रम, आगमन क्रम सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए पुर्तगाली। पुर्तगाली पुर्तगाली के बाद कौन आया? पुर्तगाली के बाद आए डच। ठीक, डच के बाद आए अंग्रेज। अरे, ये तो उत्तर मिल गया। नहीं, अभी तो आगमन क्रम है, कंपनी की स्थापना है, अभी तो आएगी डच अंग्रेज अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेज कर देते हैं, अंग्रेजी नहीं। या ऐसे अंग्रेजी सही है क्योंकि ब्रिटिश और अंग्रेज एक ही थे, तो अंग्रेज कर देते हैं। डच अंग्रेज, पुर्तगाली डच अंग्रेज, फिर उसके बाद फिर कौन आया? पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनमार्क वाले आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। ठीक, फिर आए डेनमार्क वाले।
फिर आए फ्रेंच, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, ठीक। और फिर आए स्वीडिश, स्वीडन वाले, स्वीडिश। इसी से बन गया होगा स्वीट डिश, ठीक। ये क्रम है इनका आने का, आगमन क्रम, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडिश। अब प्रश्न है कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक है, प्रश्न ये है। तो देखिए, जब कंपनी की स्थापना का क्रम आएगा तो कुछ नहीं करना आपको, पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित नहीं की, तो इसके आगे लिख दें कंपनी स्थापित, कंपनी स्थापित, ये नहीं सही होने वाला, स्थापित नहीं की, नहीं की, ठीक। अब कंपनी सबसे पहले स्थापित की अंग्रेजों ने, ठीक है। तो पहले कंपनी स्थापित की अंग्रेजों ने, तो कंपनी स्थापना का क्रम लिखवा दूं कि इसको टिक लगा दूं, दोनों, ठीक, ये भी है, ठीक है। इन्होंने स्थापित नहीं की तो फिर कंपनी स्थापना कैसे आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ कंपनी स्थापना क्रम, है ना। तो कंपनी कंपनी स्थापित की अंग्रेजों ने सबसे पहले, ठीक। अंग्रेज आए, फिर डच आए, बाकी क्रम सेम है, अंग्रेज, डच, डेनमार्क, फिर फ्रेंच आए और फिर स्वीडिश, स्वीडिश। ये स्वीडिश स्वीडन वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1927 का महाड सत्याग्रह, महाड, महाड जो जगह है यह महाराष्ट्र में है, रायपुर गढ़ कोई जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे है, तो आप मोटा मोटा जानिए कि महाराष्ट्र में है ये महाड। महाड सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया, महाड सत्याग्रह जो आयोजित किया गया वो BR अम्बेडकर द्वारा, भीमराव रामजी सतपाल अम्बेडकर द्वारा आयोजित किया गया। ये सत्याग्रह था कि जो वहाँ के लोग थे, वहाँ एक तालाब था चावदार नाम का, चवाद तालाब भी है, चावदार भी बोलते हैं भाषा में वहाँ की। तो चावदार नाम का एक तालाब था, वहाँ पर लोगों को पानी पीने या नहाने नहीं दिया जाता था। तो अम्बेडकर जी वहाँ गए और वहाँ पानी पिया, और वहीं से ये सत्याग्रह सबके लिए, मतलब वो तालाब सार्वजनिक कर दिया गया। मंदिरों में या फिर तालाब में पानी पीने या मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, उन्हें अछूत समझा जाता था। निम्न जाति के थे BR अम्बेडकर जी, इनकी भी कहानी काफ़ी रोचक है। दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी, ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया, व्यापार चौकी, ट्रेडिंग पोस्ट। तो व्यापार चौकी, ट्रेडिंग पोस्ट, कुड्डलोर, मद्रासपट्टनम या मद्रासपट्टम, कालाहस्ती या कारवार, कारवार भी एक बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका है उत्तर मद्रासपट्टनम। कैसे, 1639 सन देखिए तो तुरंत याद आना चाहिए कि 1639 में मद्रास की स्थापना की हुई थी। किसने की थी, इसका नाम था फ्रांसिस डे। इसका नाम फ्रांसिस था, ये फ्रांस का नहीं, अंग्रेज था, ठीक है। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी, फ्रांसिस डे ने 1639 में, ठीक है। मद्रास की स्थापना की, ठीक है, इसलिए मद्रासपट्टनम। यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
ऑप्शंस हैं, यह पंजाब में भूमिधारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। यह भारत और पाकिस्तान करने के विचार के विरुद्ध थी। ये है कुछ अच्छा क्वेश्चन। तो यूनियनिस्ट पार्टी, सबसे पहले आपको बताना चाहिए यूनियनिस्ट पार्टी जो थी क्या थी। यूनियनिस्ट पार्टी जो थी पंजाब के किसानों की एक पार्टी थी जिसकी स्थापना सिकंदर हयात खान ने की थी। ठीक है, हयात बंधु भी बोला जाता है, क्या खान बंधु बोल सकते हैं। इनके एक भाई भी थे, वो महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। सिकंदर हयात का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे स्वतंत्रता आंदोलन में या पाकिस्तान की मांग से लेकर आगे तक सिकंदर हयात की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना सिकंदर हयात ने की। तो ये पंजाब के भूमिधारियों के हितों के प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। हाँ थी। ये भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान करने के विचार के विरुद्ध थी। हाँ, ये विरुद्ध थी, लेकिन परिस्थितियों में जब कुछ परिवर्तन आया तो इन्होंने ही पाकिस्तान के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी 1940 में। जब मार्च 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा गया तो यही थे सिकंदर हयात जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा। तो यूनियनिस्ट पार्टी किसकी थी? सिकंदर हयात की। यूनियनिस्ट पार्टी किसकी थी? यूनियनिस्ट पार्टी ये थे सिकंदर हयात। सिकंदर हयात, ठीक। तो इसके दोनों उत्तर सही हैं। प्रारंभ में ये विरुद्ध थी विभाजन के, लेकिन 1940 में विभाजन इन्होंने स्वीकार किया था और प्रस्ताव भी सिकंदर हयात ने रखा था। इनकी एक बंगाल में भी कृषक प्रजा पार्टी थी, उसका नाम था, वो थे फजलुल हक, उन्होंने समर्थन किया था इस प्रस्ताव का। आगे आएंगे जब पढ़ेंगे हम लोग तब आएगा, या आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1881 में पारित प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट भारतीय कारखाना अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? इस पर विचार हमेशा रखिएगा कि सही है। यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल मजदूरी की समस्या से संबंधित है। इस अधिनियम में अभी कथित, मतलब जो इस अधिनियम में कहा गया है, 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बालक प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। ये भी सही है। तो दोनों उत्तर सही हैं, ठीक है। 1881 का जब ये एक्ट आया था, तो ये एक्ट जो था भारतीय उद्योगपतियों पर दबाव बनाने के लिए ब्रिटिश पूंजीपतियों ने लाए थे। भारतीय उत्पादन में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि भारत में ये सारी चीज़ें होती थी, तो उन पर दबाव बनाने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। तो उस समय रिपन गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे भारत के। तो इसमें आगे तो कुछ है नहीं फिलहाल, लेकिन रिपन 1881 में वायसराय थे, ठीक है। 1881-84 के बीच में, 80 से 84 रिपन थे। और इसमें फेंसिंग बाड़ा अनिवार्य, फैक्ट्री के आगे फेंसिंग बाड़ा जो होता है ना, वो लगाना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी सही पे ध्यान दिया है, सही नहीं सही है, हमेशा कहता हूँ ध्यान दीजिए। इसने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। यह न्यायालयों की एक समान प्रणाली का विरोधी था? नहीं, पहला सही है इसका, ठीक है। ये विरोधी नहीं थे, ठीक है, एक समान प्रणाली के, ये समर्थन में थे बस। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये 1835 में बनाए गए थे। तो लॉ कमीशन के 1835 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन देखते हैं। जाति के आधार पर सामाजिक दूरी रखने में, जाति प्रथा का महिमा मंडन करने में, विधवा पुनर्विवाह का निषेध करने में, एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में। तो महाराष्ट्र में परमहंस मंडली ये थी कहाँ? महाराष्ट्र में। कभी कभी पूछा जाता है परमहंस मंडली कहाँ थी, तो महाराष्ट्र में थी। ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन बनता है एक अच्छा सा
कि हमेशा चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी महाराष्ट्र में? 1849 के आसपास की स्थापना हुई थी जहाँ तक है। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे, संस्थापक कौन थे? दुर्गाराम मेहता, दुर्गाराम मेहता और एक पांडुरंग थे। ठीक है, पांडुरंग, नाम तो उनका पूरा ददोबा पांडुरंग है, लेकिन पांडुरंग से नाम से लोग जान जाते थे उनको, पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग। ठीक, ये दो थे 1849 में। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1849 में। ठीक, तो जो महाराज की परमहंस मंडली थी वो एक ईश्वर को मानने में और जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास रखती थी। ठीक है, आगे, तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तत्वबोधिनी पत्रिका, इसने बंगला भाषा में प्राचीन भारत के व्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। अब देखिए, भारत में थी तत्वबोधिनी पत्रिका, इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उनको कहीं कहीं देवेंद्रनाथ ठाकुर भी नाम आता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, देवेंद्र हो चाहे देवेंद्र हो, क्योंकि बंगाली में वा को बा बोलते हैं, देवेंद्रनाथ। ठीक, तो तत्वबोधिनी पत्रिका की स्थापना किसने की? पहले इस पत्रिका के पहले स्थापना हुई थी तत्वबोधिनी सभा की 1839 में। ठीक है, उसके बाद पत्रिका स्थापित हुई तत्वबोधिनी पत्रिका। इसके संस्थापक कौन थे? संपादक तो नहीं, संस्थापक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्र या देवेंद्र नाथ, देवेंद्र नाथ तो लिख दिया, टैगोर। और इसके जो कभी प्रश्न आ जाए कि प्रथम संपादक कौन थे इस पत्रिका के, क्योंकि जब ये पूछा गया है तो संपादक भी पूछा जा सकता है, तो उसके संपादक थे अक्षय कुमार दत्त, अक्षय कुमार दत्त। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये द्वारका नाथ टैगोर के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना में सहयोग किया था। ठीक है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर वही हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। ठीक, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई भी थे। ठीक है, टैगोर आ गया तो टैगोर भाई थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सिंपल चीज़ है, उनमें भारत में मुस्लिम शासन को महिमा मंडित किया गया था। गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1857 के विद्रोह में हिंदू बहुत ज़्यादा थे और मुस्लिम भी थे, सभी की भागीदारी थी, तो किसी एक चीज़ के लिए नहीं होगा। उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमा मंडित किया गया था। हाँ, ये सही है। क्यों सही है? सही है पे ध्यान देना है, सही है या सही नहीं पे। क्यों सही है? इस्लाम के संदेश से कोई मतलब नहीं था इनको, विक्टोरिया से तो बिल्कुल मतलब नहीं होगा, रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी उस समय। ठीक, अंग्रेज़ों ने जो सत्ता हासिल कर रहे थे वो मुग़ल साम्राज्य से कर रहे थे, और इस समय तक मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था भारत में, उनके नाम पे ये लोग शासन कर रहे थे, अभी सत्ता हुई नहीं थी। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफ़र जो थे अंतिम मुग़ल सम्राट, उनको पकड़ा गया विद्रोह के बाद, और उनको रंगून जो म्यांमार में है उस वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती देवी और देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे
वेदों के को अमोघ मानते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनमें से विचार विमर्श किया था। तीनों सही हैं उसके, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के थे, ठीक। गुजरात की मोरवी रियासत थी, वहाँ के थे, ठीक है, गुजरात के थे, ठीक है, गुजरात के थे। मोरवी रियासत थी, चाहे तो आप नाम याद रख सकते हैं इनका कि गुजरात की मोरवी रियासत के थे, ठीक है। तो और इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कभी प्रश्न आ जाए तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक थे आर्य। और आर्य समाज के संस्थापक, ठीक। तीसरी चीज़, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। प्रारंभ में वो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी उनकी, वो गुजराती में लिख रहे थे, लेकिन केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इस किताब को हिंदी में लिखा, ठीक है। तो इनकी पुस्तक कौन थी, पुस्तक लिख देते हैं पहले, वो ज़्यादा सरल रहेगा समझने में। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, ठीक। इन्होंने तबलीगी नाम से एक आंदोलन भी चलाया था। कभी अगर प्रश्न आ जाए कि तबलीगी आंदोलन, तबलीगी आंदोलन क्या था। तबलीगी आंदोलन था कि जो मुस्लिम बन चुके थे हिंदू, उनको दोबारा हिंदू बनाने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम में परिवर्तित हो चुके थे उनको दोबारा हिंदू बनाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तबलीगी आंदोलन याद रखिएगा, दिखाने की इसकी ज़रूरत है नहीं विशेष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सही है भाई, की थी उन्होंने। सैयद अहमद खान का धार्मिक सहिष्णुता में दृढ़ विश्वास था, सही बात है, और उनके कॉलेज की निधि में हिंदुओं, पारसियों, ईसाइयों का अंशदान दिया था, ये भी सही है, ठीक, दोनों सही हैं। सर सैयद अहमद खान ये कांग्रेस के विरोधी थे। ये इनका मानना था कि मुस्लिम अपने आप अपनी स्थिति को सुधारें पहले और आगे बढ़ें, क्योंकि उस समय मुस्लिम समाज जो था शिक्षा में काफ़ी पीछे था, शिक्षा के स्तर पर, और हिंदुओं का वर्चस्व था। तो इन्होंने इसीलिए इस कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में। आज भी है ये कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, ठीक है। सैयद अहमद खान अलीगढ़, ठीक। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया और कुछ समय बाद ही कांग्रेस के विरोधी भी हो गए, अंग्रेज़ों के पक्ष में भी चले गए। इन्होंने ही बोला था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं एक दुल्हन की दो आंखों के समान है, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली ढंग आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी, विकसित की थी। दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका 1893 में, ठीक है। ये 1893 में जा रहे थे, मतलब 1893 में ये गए थे अफ्रीका किसी व्यापारी के साथ, दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि हिंदू जो भारत से हिंदू लाए गए थे दास बनाकर, उनसे साथ बदसलूकी की जाती थी, दासों जैसा व्यवहार किया जाता था, अच्छा खाना रहन सहन नहीं दिया जाता था। इसलिए इन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह का आविष्कार किया और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही। नटाल एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में ही, नटाल, तो उसका नाम है नटाल, नटाल
इंडियन कांग्रेस, ठीक है, इंडियन कांग्रेस। एक समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया इंडियन ओपिनियन नाम से, ठीक है, समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नाम से समझ में आ रहा है कि किसका ओपिनियन चाहिए था, इंडियन का, ठीक है। और इसके संपादक जो थे, इसके प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक थे इसके मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर, ठीक। अखबार स्टार्ट करना और उसका संपादक होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी फिर से आ गए। गांधी जी की दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? दांडी मार्च, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कब घटित हुआ था पूछा था, लॉर्ड इरविन थे। सिंपल सा चीज़ है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन वायसराय का नाम पता होना जरूरी है। लॉर्ड इरविन। दांडी मार्च कब हुआ ये इम्पोर्टेंट है। तो दांडी मार्च कब हुआ, तो यहाँ से इसका एरो ले जाएंगे, यहाँ पे एरो बनाएंगे और लिखेंगे कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला, ठीक है। ये तारीख महत्वपूर्ण है। इसके खाते कि दांडी मार्च क्यों, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं दांडी मार्च को। ये अपने कुछ 78 स्वयंसेवकों के साथ गए, जो 78 लोग थे इनके साथ काम करते थे, जो इनकी बात मानते थे, उनके साथ ये गए दांडी नामक स्थान पे अपने आश्रम से, जो उनका अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनाया था, वहाँ से गए और वहाँ से जाकर दांडी मार्च में इन्होंने दांडी नामक स्थान में नमक बनाया और वहीं से इनका सत्याग्रह शुरू किया गया। इससे के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1930 है पहली बात तो। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 मतलब 26 दिन, 26वें दिन ये पहुँचे थे दांडी। तो ये तारीख भी याद रखिएगा, दिन भी, ऐसे तारीख याद आएगी तो दिन काउंट हो जाएंगे। लॉर्ड रीडिंग पहला यहूदी वायसराय था, तो इसको लिख लेते हैं, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला यहूदी वायसराय, ठीक, पहला यहूदी वायसराय। लॉर्ड विलिंगटन, इनके काल में तो क्या क्या घटनाएं हुई तो बता ही नहीं जा सकती, लेकिन दूसरे और तीसरा गोलमेज सम्मेलन इनके उस समय हुआ था, ठीक है। इरविन के बाद विलिंगटन आ गए। इरविन का शासनकाल था 1925 से 31 के आसपास, ठीक है, 31 से 36 विलिंगटन। तो सेकंड एंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड एंड थर्ड आरटीसी बोल सकते हैं इसे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक, फ्रेंस, ठीक, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आरटीसी बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। दूसरे और तीसरे में थे ये। आगे बढ़े, ओह खत्म हो गया। तो ये करीब 16 प्रश्न थे जो वर्ष 2022 से लेकर 2020 तक के एनडीए के पेपर में आए थे, एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों में।
ये वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और इनके साथ इनके ऑप्शंस भी महत्वपूर्ण हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न आप लगाएंगे तो उसके उत्तर के साथ ही लगाएंगे। पहले आप ऑप्शन पर विचार करिए, देखिए कि किस तरह से कोई उत्तर बन रहा है आपका, उसके बाद ही आप उसका उत्तर दीजिए। कभी कभी बहुत क्वेश्चन सरल होता है तो नहीं होता, और कभी कभी बहुत कठिन होता है तो हो जाता है। तो इसलिए जो ये वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, इनके कार्य की उपलब्धियां क्या क्या हैं इनको देखिए। आने वाले समय में जब थोड़ा पीवाईक्यू हो जाएंगे तो मैं आपको इनके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूंगा जिससे कि आपके लिए आगे हो। तो आशा करता हूँ को आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर कोई बात हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको मैं देख लूँगा। ठीक, नमस्कार, अच्छे से तैयारी करिए आप। ओके।